Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic for today is hypertension. Hypertension is high blood pressure. So what is blood pressure? High blood pressure is a common condition in which long-term force of blood against artery walls is high enough that it may eventually cause heart problems such as heart disease. तो हाई ब्लड प्रेशर आपका बनता कैसे है? आपका ब्लड प्रेशर बनता है जब ब्लड जो है जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट पंप करता है और हार्ट ब्लड पंप करता है. ब्लड पंप होता है आर्टरीज में, आर्टरीज आगे जाके बाकी पूरी बॉडी में जाके ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो फोर्स के साथ पंप करता है. तो वो जो फोर्स है जिसमें आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर. तो अब ये जो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपका जितना ब्लड प्रेशर होता है अगर उससे ज़्यादा हो जाए और लॉन्ग टाइम के लिए रहे तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. क्या? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. अब होता ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से कुछ इंडिविजुअल सिम्टोमेटिक होते हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं. एसिम्टोमेटिक मीन्स कि पहले तो काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता उनको कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रेंज पे रहता है. तो हाई रेंज पे रहने की वजह से काफ़ी सारी क्रॉनिक कंडीशंस हो सकती हैं. हार्ट सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा रिलेशन होती है वो हार्ट डिजीज़ से होती है. तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है. तो हाइपरटेंशन हुआ क्या? इसमें ब्लड का प्रेशर जो है वो आर्टरीज़ के ऊपर ज़्यादा पड़ता है. ठीक है. और ब्लड का प्रेशर बनता कैसे है? जब हार्ट पंप करता है ब्लड. अच्छा, जब ब्लड प्रेशर एक तो हाई होता है और एक लो होता है. ब्लड प्रेशर हाई तब होता है जब हार्ट बीट करता है. जैसे ही हार्ट बीट करता है थक थक तो जैसे बीट करता है, ठीक है, तो उस वक्त ब्लड पंप होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और जब हार्ट बीट करके रुकता है, जो बीच में एक रुकने का होता है, रेस्ट होता है, जो दो बीट्स के दरम्यान में जो रेस्ट होता है, उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. ठीक है. तो ये दो प्रेशर्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं और उससे हमें नॉर्मली अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिविजुअल के क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है. तो अब हाई ब्लड प्रेशर के दो कॉजेज़ होते हैं. एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और दूसरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है. जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है उसका एज कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द जेनेटिक्स. तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इंडिविजुअल को, पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट को ग्रेजुअली ओवर द टाइम हाइपरटेंशन होती है. फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जिसमें कुछ लोगों कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, कुछ आप कह लें कि लाइफस्टाइल इस तरह के होते हैं कि किसी न किसी कंडीशन की वजह से, अंडरलाइंग इफेक्ट की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाती है. और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन से ज़्यादा फेटल होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है. इसमें ब्लड प्रेशर प्राइमरी हाइपरटेंशन की कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इंडिविजुअल में. सो मूविंग ऑन, जो वेरियस कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाती है उनमें आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ये नॉर्मली आपकी सोने की बीमारी है जिसमें नींद आपकी ख़राब होती है या नहीं आती. किडनी प्रॉब्लम्स, एड्रीनल ग्लैंड प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं बेबीज़ में उनकी वजह से, जो ब्लड वेसल्स में बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है. कुछ मेडिकेशंस होती हैं आपकी जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, कोल्ड रेमेडीज़, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और तरह की, तो उनकी वजह से भी अब आपको हाइपरटेंशन हो सकती है. और इलीगल ड्रग्स जैसे कोकीन है, एम्फेटामिन्स हैं, इनकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है.
तो these are the examples of various medical conditions. You should know at least 3 or 4. Next is risk factor. अब कौन से ऐसे आपकी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन के होने का ख़तरा आप में ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं. सबसे पहले आता है आपका एज. जैसे डायबिटीज़ था, इसी तरह से हाइपरटेंशन का ख़तरा जो है एज के साथ साथ बढ़ता रह जाता है. और नॉर्मली जो है हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होती है इन मेन, ठीक है, और एट द एज ऑफ 64, और वुमेन में आफ्टर एज ऑफ 65 डेवलप होती है इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी. तो उनमें ज़्यादा लेट एज में, इतनी एज में होता है. लेकिन अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है तो उसमें हाइपरटेंशन का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा. देन कम्स रेस. एथनिसिटी पे भी डिपेंड करता है. पर्टिकुलरली कुछ हमारे अफ्रीकन हेरिटेज के लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर हाइपरटेंशन का ख़तरा इन कंपैरिजन टू यूरोपियन वुमेन या वाइट मेन एंड वुमेन में के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा होता है. देन कम्स फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग में के अंदर हाइपरटेंशन का है चांस, तो फिर आपको भी हाइपरटेंशन हो सकती है. देन कम्स बीइंग ओवरवेट और ओबीस. इसमें अगर जितना ज़्यादा इंडिविजुअल जो है उसका वेट ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए होते हैं, उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं टिश्यूज़ के लिए, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है. जब सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. ब्लड का वॉल्यूम तो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हार्ट का साइज़ तो उतना ही है, तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. इसी तरह से ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकती है. तो बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉज है हाइपरटेंशन का. देन कम्स नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव. जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं उनके हार्ट रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई होते हैं. और दूसरी बात यह है कि फिजिकली इनएक्टिव लोगों का वेट भी ज़्यादा होता है, ओबीज होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का देन अगेन खतरा हो सकता है. फिर वो लोग जो स्मोक करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो वो टोबैको के अंदर केमिकल्स होते हैं वो हमारी आर्टरी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. दूसरा, वही आपकी जो टोबैको है आर्टरीज़ को नैरो कर देती है. जब आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं तो हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है. फिर इसमें जो सेकेंड हैंड स्मोक जो होती है वो ये होता है कि अगर कोई और स्मोकिंग कर रहा है और आप पास बैठे हैं तो धुआं आप भी इनहेल करेंगे, तो वो धुआं इनहेल करने की वजह से आपके अंदर भी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरी वॉल्स डिस्ट्रॉय होती हैं और दूसरा आर्टरीज नैरो हो जाती हैं. देन कम्स यूजिंग टू मच सोडियम और सॉल्ट इन योर डाइट. इससे क्या होता है कि सोडियम जो है उसकी टेंडेंसी है, नमक की टेंडेंसी ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ में हो तो वो फ्लूइड की रिटेंशन कर देता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट ऐसा आता है कि अगर हम नमक डाल दें, अगर हम अपनी डाइट में नमक ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, फ्लूइड रिटेन करेगा. जैसे हम अचार को नमक लगाते हैं, तो अगर हम आम के ऊपर नमक छिड़कते हैं तो, या किसी भी आप सब्ज़ी के ऊपर नमक छिड़कते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि सब्ज़ी के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स बन गए हैं. तो नमक जो है सब्ज़ी के अंदर से पानी खींच लेता है, तो नमक की एबिलिटी है. इसी तरह से बॉडी में अगर आप नमक ज़्यादा लेंगे, डाइट में नमक ज़्यादा लेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन हो जाएगा, फ्लूइड रुक जाएगा. तो फ्लूइड रुकने की वजह से, रिटेन होने की वजह से आपका जो है प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर देन अगेन ब्लड प्रेशर का ख़तरा हो सकता है. क्योंकि आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा आपका ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा. जैसे आप ये देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल
पानी है, आप पानी लगा रहे होते हैं, गार्डन होज, गार्डन पाइप होता है आपका, और अक्सर ऐसा होता है कि आप पानी आप लगा रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गार्डन होज के अंदर बल आ जाता है, रुक जाता है पानी। जब रुक जाता है तो अगर तो आप फ़ौरन नहीं खोलें तो क्या होता है कि पाइप टूटी में से उतर जाता है, फुल प्रेशर से पानी निकलता है, या थोड़ी देर बाद आप पाइप खोलें तो फुल प्रेशर से पानी निकलेगा। तो ये होता है कि जितना ज़्यादा पानी का वॉल्यूम होगा और जितनी थोड़ी जगह होगी, जितना ज़्यादा ऑब्वियसली हार्ट प्रेशर होता है, हार्ट आपकी आर्टरीज थोड़ी हैं लेकिन ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्टरी वॉल डैमेज हो जाएगी, आर्टरी वॉल डैमेज होगी तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी। देन कम्स यूजिंग टू लिटिल पोटेशियम इन डाइट। पोटेशियम जो होता है वो जो सोडियम की अमाउंट है, सोडियम की कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, मतलब उसको ज़्यादा होने से रोकता है। तो अगर बॉडी को इनफ पोटेशियम ना मिले तो हमारा जो सोडियम है बॉडी में वो उसका लेवल हाई हो जाता है, राइज कर जाता है। देन कम्स ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। अल्कोहल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। इसमें ये होता है कि हैवी ड्रिंकिंग करने की वजह से, या इवन एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी अगर ड्रिंक करता है तो भी, इवन इन हेल्दी इंडिविजुअल भी ब्लड जो है टेम्परेरीली राइज कर जाता है। और अगर आप ओवर द टाइम हैवी ड्रिंकिंग करते रहें तो आपको क्या कहते हैं, आपके अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देन कम्स स्ट्रेस। जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, आप इस तरह से कह लें कि जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है ना तो बॉडी का हर ऑर्गन जो है ना हाई अलर्ट लेवल पे एक्टिव हो जाता है। और हाई अलर्ट लेवल पे एक्टिव होने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में फ़ौरन फायर अलार्म बजे तो सारे डिपार्टमेंट्स को जल्दी होती है बिल्डिंग से बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि वो एक टेंशन होती है, एक तो सब कुछ हसल बसल में हो रहा है, लोग भाग रहे होते हैं, कुछ गिर रहा होता है, कुछ इधर जा रहा होता है, कुछ उधर जा रहा होता है, और कोशिश कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, और जल्दी की वजह से भी काम खराब हो रहा होता है। तो इसी तरह से जब स्ट्रेस में आप होते हैं तो बॉडी जो है हाई अलर्ट लेवल पे चली जाती है। द बॉडी हैज़ टू हैव अ हायर प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेस पे जो है बॉडी को फाइट करना होता है स्ट्रेस से, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने की वजह से काफ़ी ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर भी आपका स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। तो अगर ओवर द टाइम ज़्यादा स्ट्रेस रहे तो अक्सर इंडिविजुअल्स को हाइपरटेंशन हो जाती है। देन कम्स सर्टेन क्रॉनिक कंडीशंस। अब कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे कि किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, स्लीप एपनिया है, इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन भी हो सकती है। फिर प्रेगनेंसी भी एक कॉज है। अगर वुमेन हेल्दी ना हो और तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में वैसे भी ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, तो वो एक कॉज ये भी होता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ये इफेक्ट की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन कम्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। अब एक्सेसिव हाइपरटेंशन अगर आर्टरी वॉल्स पे ओवर द टाइम रहेगा तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो प्रॉपर आपका ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से उसका इफ़ेक्ट आता है आपकी बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी। और अगर ब्लड प्रेशर हायर रेंज पे रहे, उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर ओवरऑल इफ़ेक्ट आता है। तो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आपकी हार्ट अटैक या स्ट्रोक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ड हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। जब नैरो हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉपरली ब्लड जो है हार्ट तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। देन कम्स एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स ना वीक हो जाती हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि नैरो हो गई हुई होती हैं बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको पाइप की एग्जांपल दी थी कि पानी जो है एक जगह पे जमा होता रहे और उसको निकलने की जगह ना मिले तो ऑब्वियसली पाइप बर्स्ट कर जाएगा। इसी तरह से एन्यूरिज्म में होता है क्या है कि एक जगह वो जमा हो जाता है, बल्ज बन जाता है, और जिसकी वजह से एन्यूरिज्म हो जाता है। मतलब एन्यूरिज्म वो एक जो बल्ज है वो रप्चर होता है,
उसके रप्चर होने की वजह से जो है आपकी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। इसमें फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत होती है, फ़ौरन आईसीयू लेके जाया जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। देन कम्स हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट को अब ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट का अपना ओवर द टाइम ज़्यादा वर्क करने की वजह से, जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा काम करें और ब्रेक ना लें तो हमें बुखार हो जाता है, इसी तरह से जो हार्ट है उसका ज़्यादा देर इसी तरह से अंडर प्रेशर काम करने की वजह से उसके अपने पंपिंग चैम्बर्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो वो थिक हो जाते हैं, थिक होने की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, प्रॉपरली ब्लड इनफ पंप नहीं कर पाते, बॉडी की नीड पूरी नहीं होती तो हार्ट फेलियर हो जाता है। मतलब द हार्ट डाइज एंड द ह्यूमन डाइज विद इट। देन कम्स किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि किडनीज के अंदर जो उसकी जहाँ पे ब्लड वेसल्स किडनी को ब्लड पहुँचा रही होती हैं तो वो ब्लड वेसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी अराइज कर जाती हैं। देन कम्स आई प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आई के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और फट जाती हैं, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है। और और भी काफ़ी बड़ी कंडीशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड होती है। हाइपरटेंशन से हार्ट डिजीजेज सबसे पहले एसोसिएट होते हैं, देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो है एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो इसमें आपका वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो जाता है, मतलब फैट का जो लेवल है बॉडी में वो हाई हो जाता है, जो आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL फैट्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। तो देन कम्स ट्रबल विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो थिंकिंग, लर्निंग या रिमेंबरिंग एबिलिटी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो अक्सर लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है या उनका जब ब्लड प्रेशर राइज किया होता है, स्ट्रेस लेवल पे होते हैं, तो दे कैन नॉट ईजीली वर्क, दे कैन नॉट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो उनकी जो थिंकिंग या प्रोसेसिंग पार्ट होता है ब्रेन का वो इफ़ेक्ट होता है। देन कम्स डिमेंशिया। नैरोड आर्टरीज की वजह से ब्रेन में सही तरह से ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो जाता है, मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, आप भूलना शुरू हो जाते हैं। नाउ कम्स डायग्नोसिस। हम किस तरीके से ब्लड प्रेशर डायग्नोज करते हैं, तो वो हम उसकी जो डायग्नोस्टिक टूल है, उसके जो मेजरमेंट टूल है वो MMHG है। MMHG का मतलब है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो ये आपकी जो नॉर्मली आपकी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन्स होती हैं उनमें नॉर्मली मर्करी राइज करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना ब्लड प्रेशर है, तो इसीलिए इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो MMHG है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें जब हार्ट बीट करता है तो जो पहला नंबर आपका होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर का होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर का होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की लीडिंग ली जाती है। और सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो तब होता है जब हार्ट बीट करता है, डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब हार्ट रेस्ट करता है।
तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में राइज करता है। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक बाय 80 डायस्टोलिक mmHg होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या है, इट्स 120 बाय 80। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि सिस्टोलिक आपका 120 और डायस्टोलिक आपका 80 होता है। इसमें होता है क्या है कि आपका सिस्टोलिक बढ़ जाता है, 120 से ऊपर चला जाता है, तकरीबन 120 से ऊपर राइज करेगा तो 120 टू 129-30 तक आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होती है, 130 से 139 आपका सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक भी बढ़ जाता है। इसमें एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो आपका हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर आपका स्ट्रेस की वजह से किसी भी कॉज की वजह से राइज कर जाए, ठीक है, तो उसमें आपका डायस्टोलिक एसएच नहीं के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन सिस्टोलिक के ऊपर आता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक भी बढ़ता है, सिस्टोलिक भी बढ़ता है, मतलब रीडिंग आपकी 130 टू 139 या 80 टू 89 होती है। और सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन में 140 से अबव और डायस्टोलिक 90 से अबव होता है। तो दिस इज ये आपको रीडिंग्स अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, सिंपल हैं। आप अगर याद रखें तो ये 4 स्टेजेस हैं या 4 जनरल कैटेगरीज हैं जिनमें ब्लड प्रेशर्स को हम मेजर करते हैं। नाउ कम्स ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। ट्रीटमेंट असल में क्या है कि प्रिवेंशन, अगर आप पहले से प्रिवेंशन कर लें तो काफ़ी हद तक जो चांस होता है हाइपरटेंशन का नहीं होता। और अगर आपको हाइपरटेंशन हो गई है तो अलॉन्ग विद सर्टेन मेडिकेशंस यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड चेंज इट इनटू अ हेल्दियर वन। उसमें क्या आ जाता है, हार्ट हेल्दी डाइट आप लेते हैं, हार्ट हेल्दी डाइट क्या है वो हम देख लेते हैं, और लेस सॉल्ट लेते हैं आप। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वेट मेंटेन होना चाहिए, और अल्कोहल की अमाउंट लिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू ट्रीट और यू प्रिवेंट योर हाइपरटेंशन। नाउ जो डाइट है वो सबसे जो अच्छी डाइट होती है हाइपरटेंशन के लिए वो डैश डाइट होती है। डैश डाइट को कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट का मतलब क्या है, डाइटरी अप्रोचेस, डाइट के ज़रिए से आप जो है हाइपरटेंशन को स्टॉप करें, प्रिवेंट करें, डिले करें, कम करें। तो डाइट इसमें सिंपल होती है, ये जो होती है इसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, लो फैट डेयरी फूड लेते हैं, हाई सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट वाली चीज़ें आप कम लेते हैं, और होल ग्रेन फूड, पोल्ट्री, फिश, नट्स आप ज़्यादा लेते हैं। सोडियम, स्वीट, शुगरी ड्रिंक्स और रेड मीट्स आपको कम लेने होते हैं। असल में होता क्या है, आप डैश डाइट को इस तरीके से याद रखें कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो डाइट होती है इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाई जाती हैं। अब आप इसकी एग्जांपल लें, नॉर्मली डैश डाइट फॉलो की जाती है मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, और इससे रिलेटेड और कुछ कंट्रीज़ में। तो उनमें क्या होता है, वो लोग ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाते हैं। अगर आप वैसे भी चले जाएँ सऊदीया चले जाएं तो आप लोगों में से किसी ने जो गए हैं या जिनके जाने वाले गए हैं तो उन्होंने अक्सर देखा होगा कि वहाँ के जो आम लेने वाले लोग हैं वो रोटी के अंदर सिंपल सैलड या खीरा डाल के खा रहे होते हैं, या वंस इन अ वाइल कुछ चटनी होती है तो क्या होता है, या विनेगर होता है। तो नॉर्मली जो है लोग क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में उनका लाइफस्टाइल इस तरह के डैश डाइट पर ज़्यादा फॉलो होती है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हैं ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ऑलिव ऑयल इज़ अ गुड फैट, इज़ कंसिडर्ड अ गुड फैट। और इसके अलावा उनकी जो है डाइट में मीट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सॉल्ट उनका कम होता है, लो फैट डेयरी फूड होता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आपकी असल में डाइट में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा हों। अच्छा,
और आपकी अनसैचुरेटेड फूड, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें नहीं होती डाइट में। तो किस तरह से हम डैश डाइट पूरी कर सकते हैं हम उसको देख सकते हैं। डैश डाइट में सोडियम लेवल्स आपके कम होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और मॉडरेट अमाउंट्स होते हैं। ज़्यादा आप ये खाते हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट अमाउंट्स में आप होल ग्रीन, फिश और पोल्ट्री और नट्स लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डाइट है वो नॉर्मली आपकी 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम पर डे। सोडियम की जो जनरल रिकमेंडेशन है वो 2300 मिलीग्राम्स पर डे है। और डैश डाइट जो होती है वो ज़्यादातर जो है फोकस करती है 1500 मिलीग्राम पर डे या 1300 मिलीग्राम पर डे। तो नॉर्मल आपकी जो डाइट है, रिकमेंडेड डाइट है, वो 2300 मिलीग्राम पर डे ऑफ सोडियम है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन हुई, अगर आप प्रिवेंशन करें तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन है तो फोकस ऑन 1500 और 1300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर डे, जो कि एक लो सोडियम डाइट है। तो इससे आपकी जो है, और नॉर्मली जो हमारी जनरल कंजम्पशन है वो एक दिन की 3400 mg पर डे है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इट्स ट्रिपल द अमाउंट। तो हमें वैसे भी फोकस करना चाहिए अपनी सोडियम इंटेक हम कम लें, और हम वो कैसे ले सकते हैं वो हम देख लेते हैं। आपका जो नॉर्मल 1 टीस्पून होता है टेबल सॉल्ट का, उसके अंदर 2300 mg ऑफ सोडियम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं अपनी डाइट में हमें 2300 mg सोडियम पर डे चाहिए। तो हम सिर्फ एक दिन के अंदर हम इस तरह से खाना खाएं कि 1 टीस्पून हम लें सिर्फ सॉल्ट का। और 1 टीस्पून सॉल्ट जो है अक्सर आपके, अगर अब देखा जाए मील प्लान करें तो नहीं हो पाता, ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो लोग जो अपनी डाइट में नमक खाते हैं, मतलब इसका मतलब ये कि अगर खाना खा रहे हैं वो, तो टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, मतलब नमक ऊपर से छिड़कते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। एक टिप ये है कि जब आप खाना पकाएं तो आप उसके अंदर नमक डालें, लेकिन टेबल सॉल्ट यूज़ करने से रिफ्रेन करें। उससे आपकी अच्छा खासा जो है इंटेक जो है नमक की ज़्यादा हो जाती है। और फिर इसमें एक चीज़ आती है कि कुकिंग के दौरान आपने नमक कम इस्तेमाल करना है। फिर उसके अलावा जितनी भी आपकी फ्लेवरिंग्स हैं या फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो आप कोशिश करें सोडियम फ्री यूज़ करें। और एक्स्ट्रा जो आपके खाने हैं, जैसे कि आपके सीरियल्स हो जाते हैं, राइस हो जाते हैं, उसके अंदर आप नमक कम डालें। और अपनी ग्रेवी में फिर भी आप थोड़ा यूज़ कर लें, लेकिन आप इस तरह जिनके ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप कम डालें। फिर आप सबसे पहली चीज़, लेबल रीड करना आना चाहिए। लेबल पे अक्सर होता है नो, इस तरह की 3 टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं: नो सॉल्ट एडेड, सोडियम फ्री, लो सोडियम और वेरी सोडियम। तो आपने इनको देखना है। अगर नो सॉल्ट एडेड है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसके अंदर नेचुरली अपना सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर लिखा होता है सोडियम फ्री या वेरी लो सोडियम या लो सोडियम, तो आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेने चाहिए। और जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें नमक बहुत ज़्यादा डला होता है। तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि प्रोसेस्ड फूड्स आप अवॉइड करें, घर पे खाने बनाएं, सैलड्स ज़्यादा यूज़ करें। और घर पे आप खाने बनाएंगे तो आप अपने खाने कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बाहर बाज़ार से लेते हैं या आप फ्रोज़न फूड लेते हैं या आप कैंड फूड लेते हैं तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। इसीलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप घर पे खाना बनाएं और फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेके उसका खाना बनाएं। देन कम्स आपकी जो नॉर्मली आपने लेनी है ग्रेन्स की 6 to 8 सर्विंग्स पर डे, ठीक है। और उनमें भी आप जो ग्रेन्स लेंगे वो आप होल ग्रेन्स लेंगे, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि होल ग्रेन ब्रेड लेंगे वाइट ब्रेड की बजाय, ब्राउन राइस लेंगे वाइट राइस की बजाय, एंड सो ऑन। Then comes vegetables की 4 to 5 servings per day, fruits की 4 to 5 servings per day,
डेयरी की 2 to 3 सर्विंग्स पर डे, पर डेयरी जो कि आपकी लो फैट डेयरी होगी, क्योंकि अगर आप फुल फैट मिल्क लेंगे तो उसमें सेचुरेटेड फैट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. यू हैव टू अवॉइड फैटी फूड्स इसमें बहुत ज़्यादा कम रखने होते हैं आपने. लीन मीट, पोल्ट्री, फिश की आप जो है तकरीबन आपकी 1 ounce सर्विंग होनी चाहिए, ठीक है. और उसके अलावा नट, सीड्स और लेग्यूम्स की 4 to 5 सर्विंग्स अ वीक होनी चाहिए. और फैट्स एंड ऑयल्स की 2 to 3 सर्विंग्स अ डे, और स्वीट्स की 5 सर्विंग्स अ वीक होनी चाहिए. तो इस तरीके से आप जो हैं करते हैं. हम फैट और ऑयल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो दे आर गुड फॉर आर एसेंशियल फैटी एसिड्स. हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं. एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. तो आपने ख्याल ये रखना है कि हमारी टोटल कैलोरीज जो हैं उनमें फ़ैट जो है 30% या 30% से कम कंट्रीब्यूट करे, तो वो आपकी तकरीबन इतनी बन जाती हैं. और फैट्स जो है आपने फ़ैट्स अवॉइड करनी होती हैं. आप ऑयल्स लेते हैं पोली अनसेचुरेटेड, मतलब कि आपकी वेजिटेबल फैट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स होने चाहिए, लेकिन सेचुरेटेड फैट या फैटी फूड जो है वो आपने अवॉइड करना है. जो एग्जांपल्स हैं जिनमें मोर फ्रूट और वेजिटेबल्स और लेस फैट होता है, उसमें आ जाते हैं होल ग्रेन हाई फाइबर फूड्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. डैश डाइट के लिए ज़रूरी है कि आप एक नहीं हर तरह की वेजिटेबल ऐड करें, ताकि आपके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएं और आप बोर भी ना हो जाएं ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के. और दूसरा आपकी जो है आपका पेट भर जाए. Beans, pulses and nuts, fish rich in omega-3 fatty acids twice a week, non-tropical vegetable oils such as olive oil, skinless poultry and fish, low-fat dairy products. Avoid trans fats, hydrogenated vegetable oils and animal fats, as well as large portion sizes of foods. उसके अलावा आपने जो है जो आपकी फ़िश है और जो आपका ऑलिव ऑयल है, इट्स वेरी गुड फॉर यू. यूज़ इट मोर एंड यूज़ अदर काइंड्स ऑफ फैट्स लेस. देन कम्स मेंटेन अ हेल्दी वेट. हेल्दी वेट मेंटेन करने से क्या होता है कि आपका वेट बढ़ता नहीं है, और अगर आपका वेट नहीं बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. जनरली अगर आप 1 किलोग्राम वेट लूज़ करते हैं तो आपका 1 mmHg ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी. इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, और आपकी आर्टरीज के ऊपर जो है आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही जनरली कम होता है. तो उसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि या तो आप मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी करें 150 मिनट्स अ वीक, या फिर 75 मिनट्स अ वीक और करें विगरस एरोबिक एक्टिविटी, या इसका आप कम्बिनेशन करें. इसकी एग्जांपल ये है कि 30 मिनट्स जो हैं आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं रोज़ाना, या फिर आप जो है इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर लाइट फिजिकल एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग, उस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं टू एटलीस्ट 2 days अ वीक. लिमिट योर अल्कोहल. एक तो हेल्दी इंडिविजुअल में भी अल्कोहल ज़्यादा हो जाती है, तो अगर इफ़ पर्सन चूजेस टू ड्रिंक अल्कोहल तो मॉडरेशन में ड्रिंक करना चाहिए. हेल्दी एडल्ट्स के लिए ये कहा गया हुआ है कि हेल्दी मेल एडल्ट्स के लिए कहा गया हुआ है कि 1 drink a day, हेल्दी मेल एडल्ट्स के लिए 2 drinks a day है, और हेल्दी फीमेल एडल्ट्स के लिए 1 drink a day है. मतलब 2 glasses a day for males and 1 glass a day for females. स्मोकिंग आपने कम कर देनी है. स्मोकिंग इट्स बेटर टू स्टॉप स्मोकिंग एंड मैनेज योर स्ट्रेस. जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा, जितने ज़्यादा आपकी कोपिंग मैकेनिज़म्स अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आप
जितना ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा। और वो तरीका क्या है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएं, नींद पूरी करें, और आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए से योगा है जैसे फॉर एग्जांपल, जिनकी वजह से ज़रिए से आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो ऑल द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू रिलीज योर स्ट्रेस, मैनेज योर स्ट्रेस, लोअर योर स्ट्रेस, डू इट. So this is it for hypertension, and if you have any queries we can discuss it. Thank you for your consideration.